हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है समझदार बहू। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। महेश जी एक मध्यम परिवार से थे। वे खेतीबाड़ी करने वाले गांव से जुड़े हुए हैं और गांव में ही रहना पसंद करते हैं। खेतीबाड़ी से ही उनका गुजारा चलता था। खुद ना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। उनके बड़े बेटे का नाम मनीष और छोटे बेटे का नाम सूरज था। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और दोनों बेटे शहर जाकर बसने के बारे में अपने पिता से बात करते हैं। महेश जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से ये कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही खुश हैं। दोनों बेटे अपने पिता की बात पर सहमत हो जाते हैं और पिता को खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक महेश जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी सुमन जी भी गाँव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बहू बेटे के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बहू बेटे बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। सुमन जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने बेटों को खबर भिजवाई कि उन्हें लेने आ जाए। उनका बड़ा बेटा उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन मनीष की पत्नी रिया को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगी थी। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी, उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। सुमन जी की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बात करे, लेकिन मनीष की पत्नी रिया को ये बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वो अपनी सास को लेकर मनीष से झगड़ा करने लगी। मनीष ने उसे खूब समझाया, लेकिन कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ। लेकिन रिया उनकी एक बात ना सुनती और एक दिन रिया ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले ही क्यों उठाए। अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अंत में दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। 6 महीने सुमन जी अपने छोटे बेटे के पास और 6 महीने बड़े बेटे के पास रहती। जब भी वो 6 महीने अपने बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है। मनीष जी भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी होते, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक ना चलती। मनीष का इकलौता बेटा आदित्य भी अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी होता था। वो अपने दादी का ध्यान रखता था और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपने दादी के पास जाता और दादी जिस चीज़ के लिए भी कहती वो ला कर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था। अपनी दादी के प्रति आदित्य को बहुत आदर और प्यार था। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। आदित्य का शादी की ओर कोई ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो रोज़ रोज़ अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो रिया अपनी सास को ये कहकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी से यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रिया के आगे किसी के एक ना चलती और सुमन जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब आदित्य की पत्नी रागिनी को पता चलता है दादी माँ वृद्धाश्रम में है, तो वो दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब रिया को ये पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वो बहुत गुस्सा होती है अपने बहू बेटे से। रिया अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़े ही शांत स्वर में अपने सास से कहती है, माँ जी आपके तो सास के 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने यहाँ और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप ये तो सोचो, आपका तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो मेरे पास रह लोगी, लेकिन बाकी 6 महीने कहाँ रहोगी। आपके तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की ये बात सुनकर रिया एकदम से अवाक हो गई। एक भी शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पाया। पास खड़े मनीष जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात तो मेरी नई बहू ने आते ही उसे समझा दी। दूसरे दिन ही आदित्य दादी को वृद्धाश्रम से लाया
और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रिया दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी। तब सुमन जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। ये कहकर सुमन जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया और अपने पोते की बहू रागिनी के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया है। ये कहकर सुमन जी ने रागिनी को गले लगा लिया। तभी आदित्य हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप तो मुझे भूल ही गई। तो सुमन जी कहती है, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है। दूर खड़े मनीष जी खुशी के आंसू आंखों में लिए अपने परिवार को एक होता देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।